अध्याय 12 प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद। गदर आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय ये धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उसके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, जबकि स्वदेशी संगठनों ने स्वराज के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। इस लेख में हम फिलहाल गदर आंदोलन की ही चर्चा करते हैं। गदर आंदोलन। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी सागर तट 1914 के बाद से पंजाबी अप्रवासियों का स्थायी घर बनने लगा था। भारी संख्या में पंजाबी यहां आकर बसने लगे थे। इनमें से अधिकतर जालंधर और होशियारपुर के किसान थे, जो यहां रोजी रोटी कमाने का साधन ढूंढने आए थे। कुछ लोग सीधे गांव से आए थे, कुछ लोग पहले से ही सुदूर पूर्व के देशों जैसे मलय और फिजी में जाकर बस गए थे। इनमें ज्यादातर ब्रिटिश सेना के सेवानिवृत्त सैनिक थे। ब्रिटिश सेना में इन्हें अपने गांव व देश से बाहर की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला था। आर्थिक संकटों और बाहर जाकर एक सुखी जीवन जीने के सपनों ने इन्हें विदेश जाने के लिए उत्प्रेरित किया। विदेश जाने के लिए इन्होंने अपने सारे सामान और जमीन जायदाद को या तो बेच दिया या गिरवी रख दिया। लेकिन इनका भावुक सपना सच्चाई से बहुत दूर था। इनमें से ज्यादातर को कनाडा और अमेरिका में घुसने नहीं दिया गया, विशेषकर उन लोगों को जो सीधे गांव से आए थे और पश्चिमी सभ्यता के तौर तरीकों से अनभिज्ञ थे। जिन्हें बसने की इजाजत मिली, उनके साथ अत्याचार हुआ। जातीय द्वेष भड़क उठा। गोरे मजदूर इन्हें फूटी आंखों नहीं देखना चाहते थे, इसलिए गोरे मजदूरों और उनके संगठनों ने भारतीयों के प्रवेश के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। गोरे मजदूरों का वोट भुनाने वाले राजनीतिक नेताओं ने भी इनका साथ दिया। तत्कालीन भारतीय गृह सचिव ने भी भारतीयों के विदेश में बसने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनको आशंका थी कि भारतीयों का गोरे मजदूरों के साथ नजदीकी संपर्क होने से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति जो इज्जत की भावना है, उसको क्षति पहुंचेगी और ब्रिटेन आज हिंदुस्तान पर इसी इज्जत के कारण काबिज है, न कि ताकत के बल पर। उन्हें ये भी चिंता थी कि भारतीय कहीं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित न हो जाएं। वे जानते थे कि इन भारतीयों के प्रति भेदभाव बढ़ता ही जाएगा और इस तरह का बर्ताव उन्हें हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित करेगा। इन तमाम आशंकाओं और चिंताओं का नतीजा ये हुआ कि 1908 में कनाडा में भारतीयों के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संघर्ष का शंखनाद। अंग्रेजी हुकूमत के तरफदार इन देशों के सौतेले व्यवहार से भारतीय बहुत क्षुब्ध हुए और उनके जहन में राजनीतिक संघर्ष की चिंगारी सुलगने लगी। 1907 में ही पश्चिमी तट पर निर्वासित जिंदगी व्यतीत कर रहे रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ए आजादी का परिपत्र बांटा, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया, जिसकी भाषा काफी उत्तेजक व राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थी। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की और गुरुमुखी में स्वदेशी सेवक नामक अखबार भी निकालना शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज उठाई गई और 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। इस समय तक तारकनाथ दास और जीडी कुमार वैंकूवर छोड़ चुके थे और अमेरिका में आ गए थे। यहां सिएटल में इन्होंने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। यहां हर शनिवार को 20 से 25 भारतीय मजदूर इकट्ठे होते और इनके बीच जीडी कुमार व तारकनाथ दास भाषण करते। यूनाइटेड इंडिया हाउस संगठन में ज्यादातर लड़ाकू राष्ट्रवादी छात्र थे। धीरे धीरे इनका संपर्क खालसा दीवान सोसाइटी से होने लगा और 1913 में इन दोनों संगठनों ने लंदन में ब्रिटेन के सचिव
तथा भारत में वायसराय व बड़े अंग्रेज अधिकारियों से बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। लंदन में ये प्रतिनिधि मंडल करीब 1 महीने रहा, पर सचिव महोदय को इनसे मिलने की फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन भारत में ये प्रतिनिधि मंडल वायसराय तथा पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने में कामयाब हुआ। इससे भी बड़ी कामयाबी ये थी कि इस प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा की खबर पाकर लाहौर, लुधियाना, अंबाला, फिरोजपुर, जालंधर और शिमला में कई सार्वजनिक सभाएं हुई। आम जनता और प्रेस का इन्हें भारी समर्थन मिला। कनाडा और अमेरिका में भारतीयों के इस लगातार आंदोलन ने प्रवासी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाई और उन्हें एकताबद्ध किया। भारतीयों के खिलाफ विदेशों के कड़े अप्रवासी कानूनों को बदलवाने के लिए इस प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटिश और भारतीय सरकार की मदद लेनी चाहिए, पर ये सरकारें राजी न हुई। इससे भारतीय और भी क्षुब्ध हुए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई की जमीन तैयार होने लगी। सबसे पहले इस आंदोलन में प्राण फूंका एक सिख ग्रंथी भगवान सिंह ने। वो मलय और हांगकांग में काम कर चुके थे और वैंकूवर में 1917 के शुरू में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और उसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और जनता से अपील की कि वो वंदे मातरम को क्रांतिकारी सलाम माने। लेकिन वो कनाडा में केवल 3 ही महीने रह पाए कि सरकार ने उन्हें निकाल दिया। अमेरिका केंद्र बना। इसके बाद अमेरिका राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। यहाँ राजनीतिक माहौल जरा ज्यादा खुला हुआ था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लाला हरदयाल ने, जो अमेरिका में राजनीतिक निर्वास का जीवन बिता रहे थे। हरदयाल अप्रैल 1911 में कैलिफोर्निया पहुंचे। थोड़े दिनों तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया और जल्दी ही राजनीतिक गतिविधियों में शरीक हो गए। 1912 के गर्मी के मौसम में वो अमेरिकी बुद्धिजीवियों, मजदूरों एवं उग्रवादियों के विभिन्न संगठनों में घूम घूम कर अराजकतावादी व श्रमिक संघवादी आंदोलन पर भाषण देते रहे। उन्होंने अप्रवासी कानून से भारतीयों को होने वाली कठिनाइयों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर 23 दिसंबर को दिल्ली में हुए हमले ने उनके भीतर छिपी क्रांतिकारी भावना को जगाया। उन्हें फिर ये भरोसा हो गया कि हथियारबंद क्रांति से अंग्रेजी हुकूमत का तख्ता पलटा जा सकता है। उन्होंने एक पर्चा युगांतर जारी किया, जिसमें हार्डिंग पर हमले को उचित ठहराया गया था। इसी बीच पश्चिमी अमेरिकी तट पर बसे भारतीय किसी नेता की तलाश में थे। उन्होंने 1907 में पंजाब आंदोलन के लिए मशहूर अजीत सिंह को निमंत्रित करने पर विचार भी किया था, लेकिन उन्हें वहीं अपना नेता मिल गया। लाला हरदयाल इसके लिए तैयार भी हो गए। मई 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन का गठन हुआ। कांशीराम के घर में इसकी पहली बैठक में भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना और हरनाम सिंह तुंडीलाट व अन्य लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में हरदयाल ने लोगों से कहा, अमरीकियों से मत लड़िए, यहाँ जो आजादी आपको मिली है उसका इस्तेमाल अंग्रेजों से लड़ने में कीजिए। जब तक आप अपने देश में आजाद नहीं हो जाते, आपके साथ अमरीकियों के समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। भारत की गरीबी और उसके पतन के लिए अंग्रेजी हुकूमत जिम्मेदार है, अतः उसे उखाड़ फेंकना जरूरी है। ये काम प्रार्थना पत्रों से नहीं, सशस्त्र विद्रोह से ही संभव है। इस संदेश को घर घर पहुंचाइए। भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार कीजिए। आप सब लोग भारत जाइए और जनता का समर्थन प्राप्त कीजिए। लाला हरदयाल की ये अपील लोगों ने तुरंत मानी। फौरन एक समिति का गठन किया गया और एक साप्ताहिक अखबार निकालने तथा इसे मुफ्त में बांटने का निर्णय किया गया। सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम से एक मुख्यालय खोलने का भी निर्णय किया गया। पोर्टलैंड की पहली बैठक के निर्णयों को मंजूरी देने के लिए अनेक नगरों और कस्बों में कई बैठकें आयोजित की गईं और अंत में इन बैठकों के प्रतिनिधि एस्टोरिया में मिले और पोर्टलैंड में किए गए सभी निर्णयों को अपनी मंजूरी दी। इस प्रकार गदर आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलनकारियों ने बड़े पैमाने पर प्रचार शुरू किया। खेतों और कारखानों में जाकर आप्रवासी भारतीयों से संपर्क करने लगे।
ज्यादातर अप्रवासी पंजाबी कारखानों में नौकरी और खेती करते थे। युगांतर आश्रम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मुख्यालय, उनका घर और शरण स्थली बन गया। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ। ये उर्दू में था। 9 दिसंबर से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा। अंग्रेजी हुकूमत का कच्चा चिट्ठा। अखबार का नाम जानकर ही लोग समझ सकते थे कि इसका मकसद क्या है। किसी को यदि कोई आशंका रही होगी तो वो अखबार के नाम के साथ लिखी ये पंक्ति अंग्रेजी राज का दुश्मन पढ़ने से खत्म हो गई होगी। हर अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ये 14 सूत्रीय कच्चा चिट्ठा था जो अंग्रेजों के कुशासन का उदाहरण देता था, जैसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपदा की लूट, भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय का कम होना, भू राजस्व बढ़ाते जाना, स्वास्थ्य पर खर्च का बजट कम और सेना पर खर्च का बजट ज्यादा, भारतीय उद्योग व कला का सत्यानाश, महामारी और प्लेग से लाखों भारतीयों की मौत, भारतीय करदाताओं के पैसे के बल पर अफगानिस्तान, बर्मा, मिस्र, फारस व चीन का अतिक्रमण, अंग्रेजों द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में आपसी मनमुटाव पैदा करना, भारतीयों की हत्या करने वाले व भारतीय महिलाओं को अपमानित करने वाले अंग्रेज नागरिकों के प्रति सरकार का नरम व भेदभावपूर्ण रवैया, हिंदुओं और मुसलमानों से पैसा उगाहकर ईसाई धर्म प्रचारकों को देना व उन्हें प्रोत्साहित करना इत्यादि। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने के लिए ये बातें हर सप्ताह अखबार में छापी जाती। इस कच्चे चिट्ठे के आखिरी 2 सूत्र इन समस्याओं का समाधान बताते थे। पहला, भारत की आबादी 31 करोड़ है, 7 करोड़ भारतीय राज्यों की और 24 करोड़ ब्रिटिश इंडिया की, जबकि अंग्रेजों की कुल संख्या 1,18,562 है, जिनमें 79,614 अधिकारी व सैनिक हैं तथा 38,948 अन्य अंग्रेज शामिल हैं। दूसरा, 1857 के विद्रोह को 56 वर्ष बीत चुके हैं। अब दूसरे विद्रोह का वक्त आ गया है। ये कच्चा चिट्ठा बहुत ही सरल भाषा में लिखा जाता था और साथ ही सावरकर, तिलक, अरविंद घोष, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद के विचार व लेख छापे जाते थे, जो भारतीयों को संघर्ष की प्रेरणा देते थे। इसके अलावा अनुशीलन समिति, युगांतर और रूस के गुप्त संगठनों से प्रशंसनीय व साहसिक कार्यों की जानकारी भी दी जाती थी। लेकिन जनता को सबसे अधिक प्रभावित किया गदर में छपी कविताओं ने। बाद में गदर की गूंज नाम से इन कविताओं का एक संकलन प्रकाशित हुआ और इसे मुफ्त में बांटा गया। ये क्रांतिकारी कविताएं धर्मनिरपेक्षता से ओतप्रोत थी। बतौर उदाहरण एक कविता का भावार्थ था, हमें पंडितों और मुल्लाओं की जरूरत नहीं, भजन और प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं, इससे हम भटक जाएंगे। ये लड़ने का वक्त है, अपनी तलवारें खींच लो। उत्तरी अमेरिका में बसने वाले भारतीयों के बीच गदर बहुत लोकप्रिय हुआ और कुछ ही महीने के भीतर ये फिलीपीन, हांगकांग, चीन, मलय, सिंगापुर, त्रिनिदाद व होंडुरास में बसे भारतीयों के बीच भी पहुंच गया। भारत में तो खैर पहुंचा ही था। गजब का समर्थन मिला इस अखबार को। चर्चा और बहस का विषय हो गया ये अखबार। पंजाबी अप्रवासी जब भी कहीं इकट्ठे होते, गदर में छपी कविताओं, गीतों को गुनगुनाने लगते। धीरे धीरे सबके होठों पर आ गए ये गीत। गदर आंदोलन ने बहुत ही कम समय में पंजाबी अप्रवासियों को अपना समर्थक बना लिया। अब ये पंजाबी अंग्रेजी हुकूमत के वफादार सैनिक नहीं रहे। अब ये विद्रोही हो चुके थे जिनका एक ही लक्ष्य था, हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। आंदोलनकारियों ने पंजाबियों को उनके गौरवमय अतीत की याद दिलाई, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी पर शर्मिंदा होने की बात कही, उनकी संघर्षशील एवं जुझारू परंपरा की उन्हें याद दिलाई। गदर का संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचा और युवक संघर्ष के लिए मचलने लगे। इस प्रतिक्रिया की तीव्रता को देख खुद लाला हरदयाल अचरज में पड़ गए। इससे पहले जब भी उनसे किसी ने पूछा कि हिंदुस्तान में क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ने में अभी कितना समय लगेगा, तो वो कहते थे 10 साल या कुछ साल।
उन्हें शायद मालूम न था कि गदर की अपीलें युवकों को अधीर बना देंगी। तरुणाई को 10 साल बहुत दिख रहे थे। नतीजा, घटनाक्रमों ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। गदर आंदोलन की भावी रणनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू कांड और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। हरदयाल को अराजकतावादी गतिविधियों के आरोप में 25 वर्ष 1914 को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत से छूटने के बाद वो चुपके से देश से बाहर चले गए और गदर आंदोलन को उनका सहयोग अचानक खत्म हो गया। कामागाटामारू प्रकरण। इसी बीच 1914 में कामागाटामारू प्रकरण हुआ। कनाडा सरकार ने भारतीयों के अपने यहां प्रवेश पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया था। एक ऐसा अप्रवासी कानून बना था जिसके तहत केवल वही भारतीय कनाडा जा सकता था जो भारत से सीधे कनाडा आया हो। ये बहुत ही सख्त कानून था क्योंकि उन दिनों ऐसी कोई नौ परिवहन व्यवस्था नहीं थी जो इस तरह के जलमार्ग से किसी को कनाडा पहुंचाती। लेकिन नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाजत दे दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। अदालत के इस फैसले से उत्साहित होकर सिंगापुर में ठेकेदारी का काम कर रहे एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने किराए पर एक जहाज लेकर दक्षिण व पूर्व एशिया में इधर उधर रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर वैंकूवर जाने का फैसला किया। 376 यात्रियों से लदा कामागाटामारू जहाज वैंकूवर की ओर चल पड़ा। याकोहामा यानी जापान में गदर क्रांतिकारी इन यात्रियों से मिले, भाषण दिए और पर्चे बांटे। पंजाब प्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इन भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वैंकूवर में कुछ अखबारों ने इसे कनाडा का अतिक्रमण बताया। इसी बीच कनाडा सरकार ने अप्रवासी कानून की उन खामियों का दूर कर लिया जिसके चलते अदालत ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाजत दी थी। इस तरह संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। जहाज जब वैंकूवर के पास पहुंचा तो इसे बंदरगाह से दूर की ही रोक दिया गया और पुलिस ने घेराबंदी कर ली। यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश्य से हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी तटीय समिति गठित की गई। चंदा इकट्ठा किया जाने लगा और विरोध में बैठकें होने लगी। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की धमकी दी गई। अमेरिका में भी भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह के नेतृत्व में प्रभावी आंदोलन छेड़ा गया और भारतीयों से विद्रोह के लिए तैयार होने को कहा गया। लेकिन कनाडा सरकार पर इसका असर न हुआ और कामागाटामारू को कनाडा की जल सीमा से बाहर कर दिया गया। जब तक ये याकोहामा पहुंचता, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजी हुकूमत ने आदेश दिया कि जहाज को सीधे कलकत्ता लाया जाए और किसी भी यात्री को कहीं भी उतरने न दिया जाए, वहां भी नहीं जहां से ये लोग चढ़े थे। ये जहाज जिस जिस बंदरगाह से होकर गुजरता, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता के मन में नफरत की आग सुलगती। किसी तरह जहाज जब कलकत्ते के पास बज पहुंचा तो पुलिस को देखकर पहले से ही परेशान और क्षुब्ध यात्री अपने क्रोध पर काबू न पा सके और पुलिस से जमकर संघर्ष हुआ। 18 यात्री मर गए, 202 जेल में भेज दिए गए और कुछ निकल भागने में कामयाब रहे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसने गदर आंदोलन को हवा दी, वो थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। आंदोलनकारियों के लिए ये एक मौका था। इस मौके को वे यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, हालांकि इसके लिए वे पूरी तरह तैयार नहीं थे। आनन फानन में बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई गई जिसमें निर्णय किया गया कि इस मौके का लाभ उठाया जाए। लोगों ने कहा कि कुछ न करने से कुछ करते हुए मर जाना ही बेहतर है। सबसे बड़ी समस्या थी हथियारों की कमी। फैसला किया गया कि हिंदुस्तान में जाकर भारतीय सैनिकों से मदद ली जाए। गदर पार्टी ने ऐलान जंग युद्ध की घोषणा कर दी। पर्चे बांटे। मोहम्मद बरकतुल्ला, रामचंद्र और भगवान सिंह ने प्रवासी भारतीयों के बीच जा जाकर सभाएं की और उनसे हिंदुस्तान जाकर सशस्त्र विद्रोह करने का अनुरोध किया। जापान, फिलीपीन, चीन, हांगकांग, मलय, सिंगापुर व बर्मा में रहने वाले भारतीयों को भी समझा बुझाकर भारत भेजने के लिए कई नेता
इन देशों में भेजे गए। कुछ अति उग्रपंथी नेता जैसे करतार सिंह साराभा व रघुवीर दयाल गुप्त पहले ही भारत के लिए रवाना हो चुके थे। ये वही करतार सिंह सराभा थे जिन्हें बाद में गदर षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। गदर आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कमर कस ली थी। जैसे ही प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान में दाखिल होते, इनकी पूरी जांच पड़ताल की जाती। जिनसे कोई खतरा नहीं दिखता उन्हें छोड़ दिया जाता, जिसे जरा कम खतरा दिखाई देता उन्हें इस आदेश के साथ छोड़ा जाता कि वे अपने गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हुकूमत ने जिन्हें बहुत खतरनाक समझा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ खतरनाक लोग बच निकले और पंजाब पहुंच गए, विद्रोही गतिविधियों में संलग्न हो गए। अनुमान है कि लगभग 8,000 प्रवासी भारतीय स्वदेश लौटे, जिनमें से 5,000 को तो अपने अपने घर जाने दिया गया। 1,500 लोगों पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी। फरवरी 1915 तक 189 व्यक्ति नजरबंद किए गए और 704 व्यक्तियों को अपने ही गांव में रहने का आदेश दिया गया। श्रीलंका और दक्षिण भारत के रास्ते से आने वाले तमाम लोग प्रशासन को चकमा देकर पंजाब पहुंच गए। लेकिन 1914 का पंजाब वैसा नहीं था जैसा गदर क्रांतिकारियों ने सोचा था। पंजाबी गदर क्रांतियों का साथ देने को कतई तैयार नहीं थे। विदेश से आए भारतीय क्रांतिकारियों ने इन्हें अपने साथ लेने की बड़ी कोशिशें की, पर कामयाब न हुए। गांव-गांव घूमे, जनसभाएं की, पर सब बेकार। अंग्रेजी हुकूमत के प्रबल समर्थक प्रमुख खालसा दीवान ने इन क्रांतिकारियों को पतित व अपराधी सिख घोषित किया और इनके दमन में अंग्रेजी हुकूमत का पूरा साथ दिया। तलाश नेतृत्व की। जनता के इस व्यवहार से क्षुब्ध गदर आंदोलनकारी अब भारतीय सैनिकों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिशें करने लगे। नवंबर 1914 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सैनिक विद्रोह के कई प्रयास किए गए, लेकिन किसी संगठित नेतृत्व और केंद्रीय नियंत्रण के अभाव में ये तमाम प्रयास विफल हो गए। अब नेता की तलाश होने लगी। बंगाली क्रांतिकारियों से संपर्क किया जाने लगा और अंततः शचीन्द्रनाथ सान्याल और विष्णु पिंगले के प्रयासों से सफलता मिली। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए मशहूर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने नेतृत्व संभालना स्वीकार कर लिया और जनवरी 1915 में वो पंजाब पहुंच गए। बोस ने एक संगठन का प्रारूप तैयार किया। लोगों को देश की अनेक सैनिक छावनियों से संपर्क करने के लिए भेजा गया और 11 फरवरी को अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। रिपोर्ट काफी उत्साहजनक थी। इसके आधार पर सैनिक विद्रोह के लिए 21 फरवरी की तारीख निश्चित की गई। बाद में तारीख बदलकर 19 फरवरी कर दी गई। लेकिन सीआईडी को सब कुछ पता चल गया था। सरकार ने पहले से ही इन आंदोलनकारियों को धर दबोचने की तैयारी कर ली थी। ज्यादातर नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन बोस किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। इस तरह व्यवहारिक रूप से गदर आंदोलन समाप्त हो गया। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाइयां और तेज कर दी। पंजाब और मंडालय में चले षड्यंत्र के मुकदमों में 42 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई और लगभग 200 क्रांतिकारियों को लंबी सजा। इस तरह पंजाब के समूचे राष्ट्रीय नेतृत्व का एक तरह से गला घोंट दिया गया। बर्लिन में बसे कुछ भारतीय आंदोलनकारी, जिनका संपर्क अमेरिका में गदर क्रांतिकारी रामचंद्र से था, जर्मनी की मदद से विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों से संपर्क करने और उन्हें विद्रोह के लिए तैयार करने की कोशिश करने लगे। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने अफगानिस्तान के अमीर की मदद लेने की कोशिश की और काबुल में एक अंतरिम सरकार भी गठित कर ली। लेकिन इस तरह की तमाम कोशिशों का कोई खास नतीजा नहीं निकला और सशस्त्र विद्रोह के बल पर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य पूरा न हो सका। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गदर आंदोलन निरर्थक था या वो पूरी तरह असफल रहा। केवल लक्ष्य को पैमाना मानकर ही किसी आंदोलन की सफलता या विफलता आंकना गलत है। सफलता या विफलता का पैमाना है तत्कालीन समाज की राजनीतिक चेतना की बढ़त, संघर्ष के लिए नई रणनीतियों और तरीकों का विकास और प्रयोग, और इसके अलावा संघर्ष, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व समानता की परंपराओं की रचना और पुष्टि। यदि इन मुद्दों पर इस आंदोलन को तौला जाए तो ये कहना पड़ेगा कि भारत की आजादी की लड़ाई में गदर आंदोलन की भूमिका व उसकी उपलब्धि सराहनीय थी।
गदर आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक संघर्ष छेड़ा। शुरुआती दौर के राष्ट्रवादी नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत के औपनिवेशिक चरित्र का जो विश्लेषण और पर्दाफाश किया और जो शायद उनकी पीढ़ी का सबसे बहुमूल्य और स्थायी योगदान था, उसे गदर अखबार ने ही सीधी साधी परंतु प्रभावशाली भाषा में भारतीय अप्रवासी जनसमूह तक पहुंचाया। इस व्यापक प्रचार के प्रयास के फलस्वरूप ही ऐसे उत्साही राष्ट्रवादियों का आविर्भाव हुआ जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। धर्मनिरपेक्ष चरित्र। गदर आंदोलन के ज्यादातर नेता व कार्यकर्ता सिख थे, लेकिन गदर अखबार व गदर की गूंज कविता संग्रह ने जिस विचारधारा का प्रचार किया, उसका चरित्र मूलतः धर्मनिरपेक्ष था। क्रांतिकारियों को धार्मिक भावनाओं में बहने से मना किया जाता था। उस जमाने में विभिन्न धर्मों वर्गों के लोगों को संकीर्ण मानसिकता से दूर रखना और एक मंच पर लाकर संघर्ष के लिए तैयार करना बहुत बड़ा काम था। एक महान उपलब्धि थी। लाला हरदयाल, रामचंद्र व कई अन्य लोग हिंदू थे, बरकतुल्ला मुसलमान थे और रास बिहारी बोस बंगाली हिंदू। लेकिन इन आंदोलनकारी नेताओं ने पंजाबी नागरिकों में हमेशा धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रयास किया। इसका एक उदाहरण, उस जमाने में पंजाब में तुर्कशाही शब्द प्रचलित था, जो दमन और अत्याचार को पर्याय माना जाता था। आंदोलनकारियों ने पंजाबियों से अपील की कि वे इसका इस्तेमाल न करें, गलत अर्थ न लगाएं और मुसलमानों को अपना भाई समझें, क्योंकि इन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया है। इसी तरह पंजाब में भी वंदे मातरम को ही आजादी का सलाम माना गया। सत श्री अकाल जैसे धार्मिक नारों को आजादी से नहीं जोड़ा गया। गदर क्रांतिकारियों में किसी तरह की क्षेत्रीय भावना भी नहीं थी। लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त व सावरकर जैसे क्रांतिकारी नेता गदर आंदोलनकारियों के आदर्श थे। 1915 में सभी आंदोलनकारियों ने सर्वसम्मति से रास बिहारी बोस को अपना नेता माना था। गदर आंदोलनकारियों ने पंजाबियों का समर्थन जुटाने के लिए कभी भी सिखों या पंजाबियों के धर्मगुरुओं का गुणगान नहीं किया। उल्टे उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान पंजाबियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी जताने की निंदा की। इसी तरह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिखों की बहुतायत को बहादुरी की परंपरा, मार्शल ट्रेडिशन नहीं कहा गया, हालांकि बाद में यही माना जाने लगा। गदर आंदोलनकारियों ने इसे शर्म की बात कहा और सिख सैनिकों से बगावत की अपील की। सोहन सिंह भकना, जिन्होंने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो बाद में एक प्रमुख किसान और कम्युनिस्ट नेता बने, उस समय को याद करते हुए कहते हैं, हम सिख या पंजाबी नहीं थे, हमारा धर्म था देशभक्ति। गदर आंदोलन की विचारधारा की दूसरी विशेषता थी इसका लोकतांत्रिक व समतावादी विचरित्र। गदर आंदोलन के नेताओं ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि उनका उद्देश्य एक आजाद भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना है। लाला हरदयाल अराजकतावादी, श्रमिक संघवादी और कुछ हद तक समाजवादी विचारधारा से पहले से ही प्रभावित थे। उन्होंने अपनी समतावादी विचारधारा को गदर आंदोलन से भी जोड़ा। शायद इसी का प्रभाव था कि अनेक गदर क्रांतिकारी आने वाले वर्षों में किसान नेता व कम्युनिस्ट बन गए। लाला हरदयाल का एक और महत्वपूर्ण योगदान ये था कि उन्होंने गदर क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित किया, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दी। उनके भाषणों और लेखनों में आयरलैंड, मेक्सिको और रूसी क्रांतिकारियों का खूब जिक्र होता। इस तरह गदर आंदोलनकारियों की जो तस्वीर जनता के दिमाग में बनी, वो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समतावादी समाज के लिए लड़ने वाले व अंतर्राष्ट्रीय समझ रखने वाले देशभक्त योद्धा की तस्वीर थी। आंदोलन की खामियां। गदर आंदोलन की अपनी खामियां भी थी। किसी सशस्त्र विद्रोह के लिए कितनी तैयारी, कितना पैसा, कैसा संगठन चाहिए और कब कैसी रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इसका ठीक ठीक अनुमान वे नहीं लगा सके। प्रथम विश्व युद्ध इतनी जल्दी छिड़ जाएगा, इसकी उन्हें आशंका नहीं थी। जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, गदर आंदोलनकारी भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर पड़े। अपनी ताकत और संगठन का आकलन भी नहीं किया। प्रवासी भारतीय तो गोरों की रंगभेद नीति के कारण परेशान थे ही, अंग्रेजी हुकूमत से उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी।
गदर आंदोलनकारी इन्हीं के बल पर संघर्ष में कूद गए। वो ये नहीं समझ पाए कि भारत की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने में कितना वक्त लगेगा। भारत में अंग्रेजी हुकूमत की ताकत को भी उन्होंने कम करके आंका। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान की जनता विद्रोह के इंतजार में बैठी है, बस उसे ललकारने भर की जरूरत है। जैसे ही ललकारा गया, भारत की जनता अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकेगी। गदर आंदोलन ने किसी ऐसे नेतृत्व को भी जन्म नहीं दिया जो इसे निरंतरता प्रदान करता और विभिन्न पहलुओं में साम्य स्थापित करता। हरदयाल में कुशल नेतृत्व व संगठन की क्षमता नहीं थी। वो मूलतः एक प्रचारक व विचारक थे। हालांकि उनकी अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी, बल्कि ये उन तमाम विचारधाराओं का सम्मिश्रण थी जिन्होंने समय समय पर उन्हें प्रभावित किया था। दूसरी बात ये कि लाला हरदयाल को ऐसे समय पर अमेरिका छोड़ना पड़ा जब उनकी वहां बहुत जरूरत थी। इससे गदर आंदोलनकारियों का न तो कोई संगठन रह गया, न कोई नेता। गदर आंदोलन की एक और कमी ये थी कि ये किसी प्रभावी संगठन द्वारा संचालित होने के बजाय उत्साही आंदोलनकारियों की भावुकता से संचालित होने लगा। यही समझ, प्रभावी नेतृत्व और मजबूत संगठन के अभाव में ये आंदोलन तो खत्म हुआ ही, साथ ही हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी भी खत्म हो गई। हिंदुस्तान के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई। 40 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और 200 क्रांतिकारी लंबे समय के लिए जेल की सीखचों में कैद कर लिए गए। इस तरह 1914-15 के इस गदर आंदोलन में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व की हत्या कर दी गई। उस नेतृत्व की जो यदि बाद के वर्षों में जिंदा रहता तो पंजाब की राजनीति को एक नया मोड़ देता, समूचे राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र देता और उस सांप्रदायिकता को कभी पनपने न देता जो बाद के वर्षों में पनपी। ये महज अनुमान या अटकलबाजी नहीं है। इसका सबूत यह है कि 20 एवं 30 के दशक में ही गदर क्रांतिकारियों ने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय व किसान आंदोलन की नींव रखी थी। अध्याय 12, प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद, गदर आंदोलन, समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें